हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी से एसेंट ऑफ सैप। बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर एसेंट ऑफ सैप क्या होता है और एसेंट ऑफ सैप के रिगार्डिंग साइंटिस्ट के द्वारा समय समय पर कई सारी थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। उन सभी थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को जिसके बेस पर कुछ थ्योरीज को क्रिटिसाइज भी किया गया, तो उन सभी पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली डिस्कस करेंगे एसेंट ऑफ सैप से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या कोहेजन थ्योरी, जिसके बेस पर हम समझा सकते हैं कि वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है, यानी एसेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म को हम फाइनल जो थ्योरी है उसके बेस पर समझा सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे आप टेलीग्राम चैनल जो कि बायो बुक टेक के नाम से बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप जो कि हमने बनाया हुआ है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको एक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सर्च करना है बायो बुक टैग। जैसे आप सर्च करेंगे हमारा जो ग्रुप है वो आपके सामने आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए एसेंट ऑफ सैप। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि एसेंट ऑफ सैप क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने समय समय पर अपनी थ्योरीज को प्रपोज किया और उस थ्योरी को बिल्कुल सही साबित करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी दिए, लेकिन फिर भी उस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया और लास्ट में एक ऐसी थ्योरी प्रपोज की गई जिसने ये सक्सेसफुली ये समझा दिया कि एसेंट ऑफ सैप का जो मैकेनिज्म है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट थे, कौन कौन से वो एविडेंस थे और कौन कौन से वो क्रिटिकल पॉइंट थे जिसके बेस पर कुछ थ्योरीज को क्रिटिसाइज भी किया गया। और फाइनली हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसके बेस पर एसेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म को अच्छे से समझा दिया गया कि एसेंट ऑफ सैप का मैकेनिज्म इस तरह से कंप्लीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एसेंट ऑफ सैप। यहाँ पर आप देखेंगे दो डेफिनेशन लिखी गई है एसेंट ऑफ सैप की, जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी आप इजीली याद कर सके, क्योंकि एग्जाम पेपर में बीएससी और एमएससी के एग्जामिनेशन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में एसेंट ऑफ सैप का टॉपिक पूछा जाता है। तो सबसे पहले आइए इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास एक प्लांट है और ये प्लांट एक सॉइल के अंदर है, ठीक है, मतलब इसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर है और इस सॉइल के अंदर वाटर है जिसको ये रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर उसके बाद इसकी जो स्टेम्स हैं इसमें वाटर का कंडक्शन अपवर्ड मूवमेंट होता है, यानी कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल जाइलम के जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जिसकी हेल्प से वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करता है इन्हीं की हेल्प से, और फिर धीरे धीरे वो स्टेम से होता हुआ लीफ में पहुंचता है और लीफ से हमें पता है अच्छी तरह से कि इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन का टॉपिक डन होता है। तो दोस्तों, ये सारी ट्रांसपिरेशन के जो टॉपिक्स हैं ये तो मैं कवर कर ही चुका हूँ। फिलहाल हमारा टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप, जिसमें आपको ये समझना है कि वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, हमें 9th क्लास से ही पढ़ा दिया जाता है फिजिक्स के अंदर। तो ग्रेविटेशन फोर्स को मात देते हुए पानी कैसे ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हर्बेसियस जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसमें तो ये बहुत आसानी से हम समझा सकते हैं कि हाँ कुछ ही थ्योरीज हैं जिसके बेस पर हम आसानी से समझा सकते हैं कि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टिस, आपने यूकेलिप्टिस के प्लांट को जरूर देखा होगा, आपने सिकोया, या फिर हम बात करें वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्री कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया रेडवुड ट्री जो है, मतलब ऐसे प्लांट जिनकी हाइट 300 से 400 फीट के बीच में है, उनमें कैसे वाटर का मूवमेंट होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए कई सारी थ्योरी प्रपोज की गई, कई सारी थ्योरी फेल भी हो गई और फाइनली एक ऐसी थ्योरी आई जिसने आसानी से समझा दिया कि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है। तो ये जो एसेंट ऑफ सैप है, दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। कैसे होता है ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि अब जैसे कोई चीज़ है ये ऊपर की तरफ जा रही है, आप अगर यहाँ पर एक पत्थर भी रख दो और छोड़ दो तो वो नीचे गिर जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, क्योंकि
पृथ्वी जो होती है जिस फोर्स के साथ किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वही तो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो वाटर आखिर क्यों कैसे ऊपर जा पा रहा है, तो इन चीज़ों को समझाने के लिए कई सारी थ्योरीज दी गई। तो फिलहाल आप नोट करेंगे डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपली एक्सपेरिमेंट है जो जिससे कि अभी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। सो द वाटर एंड सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट्स, देखिए दोस्तों वाटर के साथ साथ मिट्टी के अंदर जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो भी घुल करके जाते हैं। सो वाटर एंड सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब बाय रूट, प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसी के द्वारा ये एब्जॉर्ब किया जाता है। और कहाँ तक पहुँचते हैं, रीच टू द लीव्स थ्रू रूट्स, स्टेम एंड ब्रांच, क्योंकि सबसे पहले तो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, फिर स्टेम, फिर ब्रांच और फिर लीव्स के पास पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ असेंडिंग ऑफ एब्जॉर्ब वाटर अगेंस्ट ग्रेविटेशन थ्रू द वेसल्स एंड ट्रेकिड्स ऑफ जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। दोस्तों ये जो जाइलम होता है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अगर हम जाइलम के मेन कंपोनेंट्स को देखें या मेन एलिमेंट्स को देखें तो इसके 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। अब हमें ये जानना है कि आखिर ये जो जाइलम होता है इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करता है। और उससे भी बड़ा पॉइंट तो ये, अब जैसे जिसने भी एसेंट ऑफ सैप को समझाने की कोशिश की उससे सबसे पहले तो यही पूछा गया कि भाई सबसे पहले तो आप यही एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके ये बताएं कि आखिर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो फ्लोएम भी है, उससे क्यों नहीं होता, तो मतलब उससे क्यों नहीं अपवर्ड मूवमेंट होता। आपने कहा ठीक है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के थ्रू जो है वाटर का, जाइलम के थ्रू जो है वाटर का जो है कंडक्शन होता है अपवर्ड मूवमेंट बनी कि ऊपर की तरफ। हमें पहले प्रूफ करके दिखाएं कि जाइलम के द्वारा ही वाटर का कंडक्शन होता है, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे कि हाँ जाइलम के, फिर उसके बाद हम जाइलम के ऊपर सर्च करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है इतने बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया जिसे मैं यहाँ पर अभी आपको समझाने वाला हूँ। दूसरी जो डेफिनेशन है ये तो डेफिनेशन एमएससी की एक बुक से ली गई है। ये डेफिनेशन जो पाथफाइंडर की बुक्स आती है CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करने के लिए, उनमें से ये डेफिनेशन मैंने ली है। आप ये भी बेस्ट डेफिनेशन, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द रूट ऑफ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया कि जो अपवर्ड मूवमेंट होता है ये जाइलम के थ्रू ही होता है। इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये किया गया, इन्होंने एक प्लांट को, बाल्सम के प्लांट को बीकर के अंदर डाला और बीकर के अंदर जो पानी है उसमें इयोसिन डाई को डाल दिया, डाई, ठीक है, इयोसिन डाई को डाल दिया जो कि आपको रेड कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगभग 30 से 40 मिनट बाद ही ये देखा जाता है कि इस प्लांट के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे रेड कलर के स्ट्रैक दिखाई पड़ने लग जाते हैं। और ये कुछ नहीं होता, ये जाइलम जो है इस इयोसिन डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो रेड कलर में दिखाई पड़ता है। फिर धीरे धीरे ये पत्तियों के अंदर, लीफ के अंदर भी दिखाई पड़ता है। अब फिर उसके बाद इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया गया तो हमें ये दिखाई पड़ा कि जाइलम का जो जाइलम जो कि एक कंडक्टिव टिश्यू है, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसमें इसके एलिमेंट्स में इयोसिन डाई पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो चुकी थी। इससे ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका था कि जाइलम ही कंडक्शन का काम करता है। एक कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ एक्सपेरिमेंट जिससे अभी यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म करना था, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको इस तरह के 2 बीकर दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि ये मुझे नहीं दिखाई दे, मैं यहाँ पर एडिटिंग से इस डायग्राम को यहाँ पर पुट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। स्टैंड में लगे हुए 2 प्लांट्स भी दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर एक प्लांट्स के अंदर जाइलम को कंप्लीटली रिमूव किया गया। ये जो आपको पहले वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें तो जाइलम को रखा गया, दूसरे वाला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें जाइलम को नहीं रखा गया, मतलब जाइलम को निकाल दिया गया। इससे हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि भाई जाइलम ही है या और भी कुछ प्लांट के स्टेम में और भी जो टिश्यूज़ हैं वो भी वर्क कर रहे हैं कंडक्शन में। तो यहाँ पर जिसमें जाइलम रखा गया था उसके ऊपर जो 2 लीफ आपको दिखाई दे रही है वो पूरी तरह से बिल्कुल भी मुरझाई नहीं है, वो पूरी तरह से मतलब हैप्पी है। वो लीफ को जो है वाटर मिल रहा है जिसकी वजह से वो मुरझाई नहीं। लेकिन दूसरे आप उसमें देखेंगे, दूसरे पॉट्स के अंदर या दूसरे उसमें स्टैंड के अंदर देखेंगे तो वो जो प्लांट है
उसमें से जो जाइलम है उसको रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से वाटर का कंडक्शन ना हो पाया और जिसकी वजह से ये जो पत्तियां थी वो मुरझा गई। तो दूसरे स्टैंड में आपको पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दे रही होंगी और पहले एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी पहले जो बीकर में उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि पत्तियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उसमें जो वाटर है वो अपवर्ड मूवमेंट होने की वजह से। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि एक में जाइलम को रखा गया और एक में जाइलम को नहीं रखा गया, सिर्फ बाहर के जो टिश्यूज हैं उनको रखा गया। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, जाइलम ही कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जनरली हमें पता है जाइलम यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से बना जो फूड होता है वो पूरे पार्ट में, प्लांट के सभी पार्ट में उसको पहुंचाना। जाइलम का क्या काम होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है या मिनरल सोल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के सभी भागों में पहुंचाता है। तो फिलहाल इन दो एक्सपेरिमेंट से अभी तक ये प्रूफ हो चुका था कि एसेंट ऑफ सेप का जो प्रोसेस होता है ये जाइलम के थ्रू, यानी जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम होता है उसी के थ्रू होता है। अब इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज प्रपोज की गई जिसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप के मैकेनिज्म को समझाने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा समय समय पर कई सारी थ्योरीज दी गई हैं जिन्हें हम दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है विटल थ्योरी, नंबर सेकंड है फिजिकल थ्योरी। विटल थ्योरी के अंदर नंबर फर्स्ट थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी। सो नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल what is the statement of root pressure theory and after that we will discuss objection to the root pressure theory। तो रूट प्रेशर थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है प्रिस्टले। उन्होंने कहा यानी कि प्रिस्टले के अकॉर्डिंग या रूट प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग द प्रेशर डेवलप इन द जाइलम सेल्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इन्होंने सिंपली ये कहा कि रूट हेयर के द्वारा जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो एक जाइलम की सेल्स पर एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है जाइलम के वेसल्स के अंदर या ट्रिकिड्स के अंदर। यानी उन्होंने एसेंट ऑफ सेप को इस तरह से समझाया कि एसेंट ऑफ सेप के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन ऐसे कई सारे पॉइंट्स निकाले गए जिसकी वजह से ये थ्योरी फेल कर जाती है, यानी ये थ्योरी का जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है। यानी इन्होंने पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी वाटर के अपवर्ड मूवमेंट की वो सिर्फ रूट प्रेशर फैक्टर ही माना, लेकिन जबकि ये बात गलत थी। हालांकि रूट प्रेशर फैक्टर हो सकता है मे बी, लेकिन सारा फैक्टर रूट प्रेशर पर ही डिपेंड करता है, ये बात बिल्कुल गलत थी और इसी वजह से इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। इस थ्योरी के भी कई सारे रॉन्ग पॉइंट, यानी कि कई सारे पॉइंट निकाले गए जिससे ये साबित होता है कि ये थ्योरी एसेंट ऑफ सेप के लिए कंप्लीटली सही नहीं है। इसके बाद फिर थ्योरीज पे थ्योरी और भी आती रही। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा ऐसा पॉइंट है। पॉइंट नंबर ए, ये 4 पॉइंट है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से नोट करना है और समझना भी है। पहला पॉइंट क्या है, द प्लांट पोसेस रूट प्रेशर ऑफ ओनली 2 एटमोसफेयर। प्लांट के अंदर जो रूट प्रेशर होता है जनरली 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, विच हेल्प्स, जो कि हेल्प्स कर सकता है वाटर को कितनी ऊंचाई पर, लगभग 20 मीटर्स की ऊंचाई पर, यानी मैक्सिमम हाइट पर वो 20 मीटर्स की हाइट पर वो वहाँ तक पहुँचा सकता है। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कम वाटर मूव कर सकता है 20 मीटर्स तक। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। इट हैज़ बीन कन्फर्म बाय द एक्सपेरिमेंट दैट इफ द प्लांट इज प्लेस्ड इन वाटर वर्टिकली आफ्टर रिमूविंग इट्स रूट पोर्शन even then the upward movement of water does not stop, thus the root pressure of this theory is proved to be wrong। यहाँ पर दोस्तों एक बात और कहा गया, जैसा कि इन्होंने कहा प्रिस्टले के अकॉर्डिंग रूट प्रेशर ही सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए। ये बात बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लांट के रूट वाले पार्ट को पूरी तरह से कट करके साइड में रख दीजिए और फिर उसका पार्ट आप पानी के अंदर उसको वर्टिकली रख दीजिए, तब भी आप देखेंगे वाटर का जो असेंडिंग मूवमेंट है वो स्टॉप नहीं होता। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है ये गलत साबित कर देता है रूट प्रेशर थ्योरी को। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जैसा कि एक बार फिर से पढ़ते हैं, इस चीज़ को रिपीट करते हैं। इट हैज़ बीन कन्फर्म बाय द एक्सपेरिमेंट दैट इफ़ द प्लांट इज प्लेस्ड इन वाटर, जब आप किसी प्लांट को वाटर के अंदर रखते हैं उसका जो रूट वाला पोर्शन उसको कट करके, तो हम क्या देखते हैं, इवन देन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर डज नॉट स्टॉप। वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो स्टॉप नहीं होता, जबकि रूट प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यही बात कहा था कि रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। सो द रूट प्रेशर थ्योरी प्रूव बी रॉन्ग। दूसरा पॉइंट, moreover the phenomenon of root pressure does not observed in most conifers and gymnosperm where the water has to be traveled for a long vertical distance।
प्यारे दोस्तों, ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉनिफर्स या कुछ जिम्नोस्पर्म है, उसके अंदर रूट प्रेशर डेवलप ही नहीं होता। लेकिन उसमें क्या वाटर का असेंडिंग मूवमेंट नहीं होता? वहाँ तो होता है। तो यहाँ पर रूट प्रेशर थ्योरी फेल कर जाती है, क्योंकि इन्होंने तो कहा था रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर मूव करता है, इसका अपवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन जैसे कुछ कॉनिफर्स है, कुछ जिम्नोस्पर्म है, इसके अंदर रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता, तो अब क्या करेंगे? तो इसलिए ये थ्योरी इस पॉइंट से भी फेल कर गई। तीसरा जो मजबूत पॉइंट है वो ये है, ड्यूरिंग समर रूट प्रेशर मैग्नीट्यूड हैज़ बीन फाउंड टू बी लोअर व्हेन ट्रांसपिरेशन रेट इज़ वेरी हाई। दोस्तों अच्छा, एक बात यहाँ पर सोचने वाली है, आप लोग ट्रांसपिरेशन का टॉपिक पढ़ चुके हैं और मैं इसको डिटेल में पढ़ा भी चुका हूँ। अब एक बात खुद सोचिए कि गर्मी के मौसम में ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, यानी वाटर का जो लॉस होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, जबकि उस समय और रूट प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग उस समय रूट प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन गर्मियों के मौसम में रूट प्रेशर बहुत ही कम होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, जबकि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो आखिर वो पानी कैसे ऊपर आ रहा है, इस चीज़ को भी ये प्रूफ करने में नाकाम रहे, यानी ये थ्योरी इस चीज़ को भी प्रूव नहीं कर पाई। क्योंकि अगर आप सर्दियों के मौसम में देखें तो रूट प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो जबकि सर्दियों में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होना चाहिए, वाटर की असेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रूट प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए ये थ्योरी भी फेल कर गई। चौथा पॉइंट, ये स्टेटमेंट भी इस चीज़ को रॉन्ग बताता है। चौथा पॉइंट, द रूट प्रेशर मैग्नीट्यूड इन मोस्ट प्लांट डज नॉट एक्सीड 0.1 मेगापास्कल वाइल ए टॉप टू बॉटम pressure difference about 2.2 megapascal or 22 atmosphere is needed to be rise water to top of the trees। यानी दोस्तों सिंपली यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप इनमें ध्यान से देखें तो 0.1 मेगापास्कल की इसमें जो है रूट प्रेशर डेवलप होता है। द रूट प्रेशर मैग्नीट्यूड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज़्यादातर प्लांट के अंदर, डज नॉट एक्सिड 0.1 मेगापास्कल वाइल टॉप ऑफ द बॉटम प्रेशर डिफरेंस, जबकि आप टॉप से बॉटम का जो प्रेशर इनके बीच जो डिफरेंस देखेंगे वो 2.2 मेगापास्कल का होता है, यानी लगभग 22 एटमॉस्फेयर नीडेड रहेगा। यानी इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए नीचे से ऊपर जाने के लिए। जो लंबे लंबे जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, यूकेलिप्टिस के प्लांट या सिकोया के प्लांट, यानी इनमें इतना लगभग 22 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए ताकि वो वाटर इतना ऊंचे पहुंच सके। तो रूट प्रेशर की वजह से तो इतना प्रेशर नहीं आता, आखिर वो कैसे कैसे यहाँ से वहाँ तक इतनी ऊंचाई तक पानी पहुँच जाता है। हालांकि अगर आप एनिमल्स के अंदर देखें तो हार्ट है जो कि पंप करता है, जबकि आप अपने घरों में देखें तो मोटर टंकी की वजह से, जो टैंक रखा होता है आपके छत पर, रूफ पर, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक नीचे से ही आप लोग मोटर ऑन कर देते हैं जो कि एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर तक पाइप के हेल्प से टैंक में अंदर चला जाता है। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा क्या है जो इतनी ऊंचाई पर पानी पहुंच जाता है? यही सवाल यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, जबकि ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है इस चीज़ को बताने में नाकाम रही। इसको आप फटाफट नोट कर। सो फ्रेंड्स, अब आप नोट करेंगे वीटल थ्योरी के अंदर नंबर 2 थ्योरी, वो है पंपिंग एक्टिविटी थ्योरी। पंपिंग एक्टिविटी थ्योरी को दिया था गॉडलेवस्की ने 1884 में। दिस थ्योरी वाज रिप्रेजेंटेड बाय गॉडलेवस्की 1884। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग, एसेंट ऑफ सैप टेक प्लेस ड्यू टू द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम। जाइलम के अंदर जो लिविंग सेल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा या मेड्यूलरी रेज, उनकी पंपिंग एक्टिविटी के कारण, पंपिंग एक्शन के कारण वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है, वाटर की असेंडिंग होती है। इस बात को भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू गलत साबित कर दिया गया, यानी ये थ्योरी भी फेल कर गई। स्ट्रॉसबर्गर ने, यानी इसका ऑब्जेक्शन आप नोट करेंगे, दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय स्ट्रॉसबर्गर 1893। यानी कि 1884 में ये थ्योरी दी गई थी और लगभग 1893 तक इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया था। फिर जैसे ही 1893 में स्ट्रॉसबर्गर ने, हु डेमोन्स्ट्रेट दैट एसेंट ऑफ सैप कंटिन्यूअस इफ ऑल लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम आर किल्ड बाय पिक्रिक एसिड एंड साइनाइड, उन्होंने देखा कि जब आप जाइलम के अंदर जो लिविंग सेल्स होती हैं, चाहे वो जाइलम पैरेन्काइमा हो या मेड्यूलरी रेज हो, अगर आप उसको किल कर देते हैं यानी मार देते हैं पिक्रिक एसिड या साइनाइड की हेल्प से, तो भी वाटर की असेंडिंग होती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि नहीं, ये जो जाइलम के अंदर लिविंग सेल्स होती हैं सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर की अपवर्ड मूवमेंट के लिए। तो ये थ्योरी भी यहाँ पर फेल कर जाती है। नंबर 3 थ्योरी, वीटल थ्योरी के अंदर जो नंबर 3 थ्योरी है वो है वीटल फोर्स थ्योरी। इसको दिया था इंडिया के जाने माने साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस, वेल नोन साइंटिस्ट इंडियन
सर जगदीश चंद्र बोस 1923 में इस थ्योरी को दिया था, जिसका नाम है विटल फोर्स थ्योरी। एडवोकेटेड दैट द सेल्स ऑफ इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स पोसेस पल्सेटिंग एक्शन। इन्होंने कहा कि जो कॉर्टेक्स के अंदर जो इनर मोस्ट सेल है उसमें उनकी सेल्स के अंदर पल्सेटिंग एक्शंस होता है, रिदमिक एक्शन। जैसे कि हार्ट में आपने देखा होगा, हार्ट जो है, हार्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कभी एक्सपेंड करता है, तो इसी तरह का उन सेल्स के अंदर भी मूवमेंट होता है। उन्होंने कुछ इसी तरह से बताया। व्हेन दिस सेल्स एक्सपेंड, उन्होंने कहा जब ये सेल एक्सपेंड करती हैं, द वाटर ऑफ एडजेसेंट सेल कॉर्टेक्स सेल डिफ्यूज इनटू देम, यानी कि जो इसके आसपास की जो सेल्स हैं उनसे वाटर डिफ्यूज हो जाता है इनके अंदर जब ये एक्सपेंड करती हैं, और ये जो है टर्जिड हो जाती हैं। टर्जिड कब होती हैं? जब किसी सेल के अंदर वाटर पूरी तरह से फुल हो जाता है, तब एक कंडीशन आती है जिसे हम बोलते हैं टर्जिड सेल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हेन दिस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये सेल सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, द वाटर असेंड इन ए प्लांट फोर्सिबली, यानी वाटर की असेंडिंग होती है, यानी ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है फोर्सिबली। और इस चीज़ को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक प्रोब बनाया। इन्होंने क्या किया, एक गमला लिया, पॉट लिया, और उसमें जो प्लांट है उसकी स्टेम के अंदर एक सुई की हेल्प से इनर मोस्ट की जो लेयर है, जैसा कि हमने बताया कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट सेल है उसके अंदर उस सुई की हेल्प से वहाँ तक पहुँचाया, और फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जिसको गैल्वेनोमीटर से भी जोड़ दिया और बैटरी से भी जोड़ दिया, और जैसे ही करंट फ्लो करता है तो उन्होंने देखा कि उन सेल्स के अंदर पल्सेटिंग मूवमेंट होता है। तो मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी इस चीज़ को प्रूव किया, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इस थ्योरी को नहीं मानते। उन्होंने वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी जो रिदमिक एक्शन होता है या पल्सेटिंग एक्शन होता है, इस चीज़ को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते कि एसेंट ऑफ सैप इसकी वजह से होता है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पल्सेटिंग एक्शन या रिदमिक एक्शन इसका एसेंट ऑफ सैप से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब इस थ्योरी को काफ़ी सारे साइंटिस्ट पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये 3 थ्योरी हैं जो कि विटल थ्योरीज हैं। इसको फटाफट आप नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, नंबर फर्स्ट वाइटल थ्योरीज को कवर करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे नंबर सेकंड फिजिकल थ्योरीज, जिसके अंडर में आते हैं नंबर फर्स्ट इम्बाइबेशन थ्योरी, नंबर सेकंड कैपिलरी थ्योरी, नंबर थर्ड कोहेजन थ्योरी, जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कहते हैं, जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। तो नंबर थर्ड जो थ्योरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं उस थ्योरी को पढ़कर। फिलहाल हम देखते हैं फिजिकल थ्योरी के अंदर नंबर फर्स्ट जो थ्योरी दी गई है वो है इम्बाइबेशन थ्योरी। इम्बाइबेशन का टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। रिसेंटली मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक डिस्कस किया था, एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस और इम्बाइबेशन के बारे में। तो अगर इम्बाइबेशन का टॉपिक आपका क्लियर है तो ये थ्योरी भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि अंगर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। अगर सिंपली मैं आपको कहूँ इम्बाइबेशन क्या होता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मटेरियल्स, जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोज, गम, स्टार्च या फिर जिलेटिन्स, अगर आप इनको पानी के अंदर डाल देंगे, वाटर के अंदर अगर आप इनको डाल देंगे तो ये फूल जाते हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, और इसी घटना को हम कहते हैं इम्बाइबेशन। तो इसी इम्बाइबेशन की फिनोमिनन से अंगर ने भी यही दिमाग लगाया, उन्होंने उनका भी यही मानना है कि इम्बाइबेशन की वजह से ही वाटर का असेंडिंग होती है। आइए देखते हैं। इट वाज प्रपोज्ड बाय अंगर 1894, और इनका सपोर्ट किया था सैक ने, यानी दूसरे साइंटिस्ट ने भी इस थ्योरी को से सहमति जताई। उन्होंने भी कहा कि हाँ ये थ्योरी बिल्कुल सही है, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। सो दे बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट वाटर इज इम्बाइबिड थ्रू द सेल वॉल। इनका कहना है कि वाटर जो है वो इम्बाइबिड होता है सेल वॉल मटेरियल्स एंड ट्रांसलोकेटेड अपवर्ड, और वो ऊपर की तरफ ट्रांसलोकेट होता है। यानी कि ये थ्योरी कहना क्या चाहती है, द थ्योरी स्टेट दैट एसेंट ऑफ सैप टेक प्लेस थ्रू द वॉल। इनका मानना है कि एसेंट ऑफ सैप जो होता है वो वॉल के थ्रू होता है। बट इट इज़ एविडेंट दैट, लेकिन ये सबूत है दैट इम्बाइबेशन फोर्स इज इनसिग्निफिकेंट इन एसेंट ऑफ सैप। ये माना जाता है कि एसेंट ऑफ सैप के अंदर ये जो इम्बाइबेशन फोर्स है ये इनसिग्निफिकेंट होता है। क्यों? बिकॉज वाटर इज कंडक्टेड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स नॉट इन द वॉल्स। क्योंकि वाटर कहाँ से कंडक्ट होता है? जाइलम के ल्यूमेन के अंदर से, ठीक है, ना कि वाल्स के अंदर से। तो ये थ्योरी भी पूरी तरह से क्रिटिसाइज की गई, इनकी भी आलोचना की गई, मतलब ये थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। नंबर सेकंड थ्योरी जो फिजिकल थ्योरी के अंदर आती है वो है कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी के अंदर ये भी थ्योरी काफ़ी हद तक सही सिद्ध रही, लेकिन इसके भी कई सारे ऑब्जेक्शंस हैं।
इन प्लांट्स, सबसे पहले तो आपको जानना होगा इस थ्योरी को किसने दिया था। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है बोहम, जिन्होंने 1899 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इनके अकॉर्डिंग द प्लांट्स, द जाइलम वेसल्स आर प्लेस्ड one above the other forming a short continuous channel which can be compared with long capillary tubes, and it was thought that a water rises in capillary tube due to the capillary force in the same manner ascent of sap take place in the xylem। इनका मानना है कि ये जो जाइलम वेसल्स एक तरीके से कैपिलरी की तरह वर्क करता है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी होगी, कोल्ड ड्रिंक आप एक पाइप की हेल्प से, जिसे हम स्ट्रॉ बोलते हैं, उस पाइप की हेल्प से आपने सक किया होगा, जस्ट उसी तरह से इनका मानना है कि जो कैपिलरी की तरह वर्क करता है जाइलम का जो लूमेन होता है, और उसी से ही एक फोर्स काम करती है जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी फोर्स, जिसकी वजह से वाटर जो है उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है। बट इस थ्योरी को भी ऑब्जेक्शंस हैं। इस थ्योरी के ऑब्जेक्शंस पॉइंट क्या क्या है वो आप नोट करेंगे। फॉर कैपिलैरिटी ए फ्री सरफेस इज रिक्वायर्ड। जाइलम के अंदर उसका इतना डायमीटर नहीं है इसके ल्यूमन का कि इतना फोर्स जनरेट हो सके, यानी कि हम सिंपली कहेंगे कैपिलरिटी के लिए एक तो फ्री सरफेस होना ज़्यादा ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। और दूसरा पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी फोर्स इज़ लो। यहाँ पर जो कैपिलरी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम है। आप छोटे प्लांट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर जो बड़े बड़े जिनके हाइट 200 से 400 फुट की हाइट पर है, उनमें आप कैसे समझा सकेंगे, उनमें कैसे कैपिलरी फोर्स काम कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर ये बात भी फेल हो गई। अगर आप जिम्नोस्पर्म के अंदर देखें, इन जिम्नोस्पर्म यूजुअली वेसल्स आर अब्सेंट, उनके अंदर जो वेसल्स होती है वो अब्सेंट होती है। अब बताइए कैपिलरी की तरह वर्क कौन करेगा। और दूसरा पॉइंट, जो जाइलम के दो अदर एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम के जो अदर एलिमेंट्स होते हैं डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूअस चैनल, वो वेसल्स की तरह यानी कि एक तरीके से पूरा कंटिन्यूअस चैनल नहीं बना पाते जिससे कि पूरी तरह से वो कैपिलरी की तरह वर्क करे। समझ रहे हो। जैसे जाइलम के अंदर मैंने आपको कहा कि 4 एलिमेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो उसका ट्रेकिड्स, एक वेसल्स, एक पैरेन्काइमा, ठीक है, एक होता है इसमें फाइबर। तो मतलब बाकी अदर वेसल्स को छोड़कर बाकी अदर्स जो होते हैं कंपोनेंट, वो एक कंटिन्यूसली एक चैनल नहीं बना पाते। तो मतलब कैपिलरी थ्योरी भी फेल कर गई। इसके बाद जो नंबर 3rd थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम है कोहेजन थ्योरी या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। सबसे पहले आप इस थ्योरी को नोट कीजिए। सो गाइज फाइनली फिजिकल थ्योरी के अंदर नोट करेंगे नंबर 3rd थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इसे हम कोहेजन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम पेपर के लिए, अगर एग्जाम पेपर में एसेंट ऑफ सैप की थ्योरीज पूछी जाएं तो लगभग आप सभी थ्योरी लिखें या ना लिखें, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी आपको डेफिनेटली लिखना होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल थ्योरी है, सभी साइंटिस्ट के द्वारा लगभग सपोर्ट की गई थ्योरी है। और ये जो थ्योरी दोस्तों दी गई, इसने आसानी से समझा दिया कि वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है, कौन कौन से फोर्सेस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस थ्योरी को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। एग्जाम पेपर में मैंने आपको कहा कि इस थ्योरी को आपको डेफिनेटली लिखना होगा। और ऐसा नहीं है कि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसके बेस पर इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन बाद में उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया। तो आइए देखते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एमएससी के एग्जामिनेशन पेपर में 5 नंबर में ये थ्योरी पूछ ली जाती है, तो इसमें आपको इससे ज़्यादा लिखना होगा। तो मैं कहता हूँ आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो आप इस पर लगभग 4 या 5 पेज तक भर सकते हैं इस थ्योरी के बेस पर। लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझना होगा। यहाँ पर मैंने जो लिखा है एकदम शॉर्ट में लिखा है ताकि आप आसानी से समझ भी जाए और आपको ज़्यादा कुछ लिखना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 3rd थ्योरी है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जिसे हम कोहेजन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड कोहेजन टेंशन थ्योरी, पुट फॉरवर्ड बाय, इसको गिवन किया था डिक्सन और जोली ने 1894 में, एंड सपोर्टेड बाय रनर, कर्टिस एंड क्लार्क। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ए फीचर्स। दोस्तों ये जो थ्योरी थी ये कोहेजन एंड एडिशन और सक्शन प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, लगभग इन सभी फोर्सेस पर ये जो है बेस्ड थी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अधेसिव फोर्स क्या होता है। सिंपली यहाँ पर इन्होंने ये बताया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास समझ लीजिए यहाँ पर ये रूट वाला पार्ट है और ये शूट वाला पार्ट है, यानी ये स्टेम गया हुआ है, जिसके अंदर जाइलम वेसल्स हैं जिनमें वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं वाटर का कंटिन्यूअस मूवमेंट, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स लगातार जाइलम वेसल्स की हेल्प से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, इनका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो इसी के बारे में बताया। सबसे पहली पॉइंट ये रखा गया कोहेजन के बारे में। कोहेजन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कोहेजन या कोहेसिव फोर्स क्या होता है। सो म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेजन।
दोस्तों म्यूचुअल अट्रैक्शन जैसे सेम मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल हैं, अब यहाँ पर ये भी लगभग सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल एकदम सेम मॉलिक्यूल है, वो सभी का फॉर्मूला H2O 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 देख सकते हैं। तो इनके बीच अट्रैक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। इनके बीच भी एक फोर्स होती है, वो अगर सेम मॉलिक्यूल्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनके बीच भी एक फोर्स काम करती है जिसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और इस घटना को कहते हैं हम कोहेजन। तो इनमें इन्होंने कहा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में कोहेजन देखने को मिलता है, कोहेसिव फोर्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। दूसरा पॉइंट, अच्छा यहाँ पर वाटर के बीच किस तरह का फोर्स होता है, किस तरह की अट्रैक्शन होती है, तो आप अच्छी तरह से केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इस चीज़ के लिए, इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूल, सिंपली ये वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन बाइंड हुआ है 2 हाइड्रोजन के साथ, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। देखिए, ये ऑक्सीजन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, जिसकी वजह से इनके बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन जैसे ही बॉन्ड बन जाता है, ये जो ऑक्सीजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये तो हाइड्रोजन का था, ये ऑक्सीजन का था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ तेजी से पुल करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये डायरेक्टली इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस पर लगाते हैं पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादातर ऑक्सीजन की तरह शिफ्ट हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब देखिए, ऐसा दोनों ही साथ होता है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल के पास आएगा, तो इनके बीच एक फोर्स काम करेगी। क्योंकि देखिए, जैसे ये हम यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है। ये है वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, इस पर क्या है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, इस पर क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन जो होता है वो अपना हल्का सा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को शेयर कर देता है। ठीक है, और जैसे ही शेयर करेगा, एक वीक फोर्स मतलब इनके बीच हो जाती है, इसी को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन को बॉन्ड कहना गलत होगा, दिस इज ओनली वीक अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इसी तरह से अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच एक अट्रैक्शन काम करती है, जिसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, जिसे हम बोलते हैं कोहेजन। अब दूसरा पॉइंट, द वॉल ऑफ द ट्रेकिड्स एंड वेसल्स। देखिए दोस्तों, ये जो जाइलम होता है, इसके मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट होते हैं, जिनमें से ट्रेकिड्स एंड वेसल्स भी जाइलम की कंपोनेंट है। तो ट्रेकिड्स और वेसल्स के जो वॉल हैं विच ट्रांसपोर्ट वाटर आर मेड अप ऑफ लिग्निन। ये जो है लिग्निन और सेलुलोज के बने होते हैं। कौन बने होते हैं? ट्रेकिड्स और वेसल्स। अब एंड हैव ए हाई एफिनिटी फॉर वाटर, जिनकी वाटर के प्रति काफ़ी एफिनिटी है। एफिनिटी यानी लगाव, मतलब अट्रैक्शन वहाँ पर भी काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच भी एक अट्रैक्शन हो रहा है। एक तो था वाटर जो बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल थे, जिसे हम बोल रहे थे कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव अट्रैक्शन, या फिर इस घटना को हम कहते हैं कोहेजन। लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है कि सेलुलोस या लिग्निन के और वाटर के बीच भी, ये जो सेलुलोस या लिग्निन है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल के बीच भी एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रही है। हालांकि ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, लिग्निन, सेलुलोस या वाटर, ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जब ये अट्रैक्शन काम करता है, उसे हम बोलते हैं एडिशन, यानी यहाँ पर एडेसिव फोर्स भी काम कर रही है। तो 2 तरह की फोर्स यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट, ये तो आपने देखा अभी तक कोहेजन और एडेशन के बारे में कि कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है कोहेसिव फोर्स और कहाँ पर काम कर रहा है एडेसिव फोर्स। ये जो जाइलम वेसल्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इनके बीच रूट से लेकर के शूट तक, यानी ऊपर तक एकदम एक कंटिन्यूसली एक चैनल बना हुआ है, जिनसे वाटर का मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करता है और फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब यहाँ पर ये जो देख रहे हैं डायरेक्टली लीफ के अंदर एंटर करता है, लीफ से मेसोफिल सेल्स के अंदर आएगा, मेसोफिल सेल से इनके बीच जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वहाँ पर आएगा और फिर वहीं से ये जो है वेपर के फॉर्म में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पर एक और पॉइंट सोचने समझने जैसा है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। पुल का मतलब किसी चीज़ को खींचना,
पुल का मतलब खिंचाव, तो ट्रांसपिरेशन भी एक खिंचाव उत्पन्न कर रहा है, एक टेंशन उत्पन्न कर रहा है, एक फोर्स जनरेट कर रहा है कि वाटर जो है अपनी इसकी तरफ खींचे। कैसे, देखिए ध्यान से समझना। ये जो यहाँ पर हमारे पास लीफ है यानी पत्तियाँ हैं, हम ट्रांसपिरेशन का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म को पढ़ चुके हैं, तो हम डेफिनेटली समझ जाएंगे कि ये जो आप देख रहे हैं इन लीफ के बीच जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल से देखिए सबसे पहले पानी रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसके बाद ये स्टेम से वेसल्स के थ्रू पत्तियों में पहुंचा, पत्तियों से डायरेक्टली यहाँ जो है मेसोफिल सेल्स में आएगा। मेसोफिल सेल्स के अंदर जब वाटर पहुंचता है तो वहाँ से फिर वो इंट्रासेल्युलर स्पेस में डिफ्यूज़ होता है, तो मतलब वेपर के फॉर्म में। अब ये वेपर के फॉर्म में ये जो यहाँ पर स्टोमेटा दिख रहे हैं इसी से बाहर निकल जाता है, तो इसको कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब देखिए जैसे ही मेसोफिल सेल से इंट्रासेल्युलर स्पेस में वाटर डिफ्यूज होगा तो मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक प्रेशर जनरेट होगा ताकि और भी वाटर इसकी तरफ खींचे, क्योंकि यहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी हो गई, वाटर की कमी हो गई, जिसके कारण मेसोफिल सेल्स जो होती है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, दोबारा से एक सक्शन प्रेशर लगेगा, एक खिंचाव उत्पन्न होगा, जिससे कि और भी वाटर मेसोफिल सेल्स के द्वारा खींचा जाएगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली इंट्रासेल्युलर स्पेस में वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और फिर स्टोमेटा के थ्रू वो जो है बाहर निकल जाएगा। इसी को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन है क्या? ट्रांसपिरेशन जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor with the aerial part of the plants like stomata, जो कि लीफ में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसी को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। तो ये जो फोर्स है, जो सक्शन प्रेशर है, ये एक पुल जनरेट कर रहा है जिसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। और ये क्यों हुआ, ये क्यों क्रिएट हुआ? ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल, मतलब कई सारे फोर्स काम करके वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सो यहाँ पर नोट कीजिए ट्रांसपिरेशन पुल। द ट्रांसपिरेशन टेकिंग प्लेस थ्रू द लीव्स causes negative pressure और tension in xylem sap which is transmitted to the root, जो कि ट्रांसमिट हुआ था रूट से, यानी कि ये जाइलम सैप के ऊपर एक नेगेटिव फोर्स जनरेट करते हैं which is transmitted to the root, और this is called transpiration pull which responsible for movement of water column upward, ऊपर की तरफ वाटर जब मूवमेंट कर रहा है इसी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और एसेंट ऑफ सैप नोट करना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जितना ज़्यादा होगा, यानी ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया जितनी ज़्यादा होगी वाटर का अपवर्ड उतना ही होगा, ये तो बेसिक सी बात है। वरना वाटर का जब तक अपवर्ड मूवमेंट ही नहीं होगा, जब तक पानी यहाँ से लीफ में पहुँचेगा नहीं, तो फिर ट्रांसपिरेशन कैसे होगा? तो ये डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट करती हैं चीज़ें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी आपको समझ में आएगी। हालांकि इसका भी एक क्रिटिसाइज पॉइंट ये निकल कर आया था, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया, आलोचना की गई इसकी भी, कि कई बार ऐसा होता है कि वाटर की कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए इनमें एक बबल्स बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन बताया गया कि जाइलम के दूसरे ट्रैक से वाटर का मूवमेंट होने लगता है। तो मतलब इस तरह से बोल करके इस थ्योरी को जो है पूरी तरह से सपोर्ट मिला। मतलब एक ही क्रिटिसाइज पॉइंट था जिसको बाद में इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया गया, उसको भी ऑब्जर्व किया गया, इस पर भी एक एक्सपेरिमेंट किए गए, जिससे कि ये प्रूफ हो गया था कि ये जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है ये बिल्कुल सही थ्योरी है। उसने अच्छे से वाटर के अपवर्ड मूवमेंट को समझाया। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और हमारा ये टॉपिक एसेंट ऑफ सैप का ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। ये पूरी जो थ्योरी है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।